हेलो गाइस, आपका हमारे टारगेट यूपीएससी चैनल में स्वागत है। ये हमारा चैनल का नाम चेंज हो चुका है इस टाइम। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग थर्ड पेज नंबर जो कि पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास का। भारत का इतिहास जो है उसका वो थर्ड पेज नंबर है, जिसमें हम लोग जिसमें हम अपने सेकंड पेज नंबर में पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़े थे, जिसमें था अभिलेख, शिलालेख, ये सब के बारे में पढ़े थे। जिसमें प्रीसेस के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिक्के, मुद्राएं जो होती हैं उसी के बारे में पढ़ रहे थे। और उसी उसी के पॉइंट को आगे हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं अब अपने नेक्स्ट पेज नंबर में, जो कि 3 पेज नंबर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पहला पॉइंट। इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं जो कि लिखा है समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। जो समुद्रगुप्त का सिक्का उनके काल में बना था, उसमें क्या बना था, कौन सी आकृति बनी थी, बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रमः शब्द उत्कीर्ण है। कुछ गुप्तकालीन सिक्के जो थे उसमें अश्वमेघ पराक्रमः शब्द उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण मतलब दर्शाया गया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हुए हम लोग देखते हैं कि ठीक है, जो कि कनिष्क के बारे में दिया गया है। ठीक है। कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ठीक है, अनुयायी था। जो कनिष्क था उसके सिक्कों से, उनके काल में जो सिक्का बना था, उनसे यह पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म, वो कौन के धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के वो क्या थे, अनुयायी थे। उनके काल के सिक्कों से पता चलता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हुए देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो शकों पर जीत पाकर उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्कों को क्या करा था, चलवाया था। चांदी के सिक्के प्रायः पश्चिमी भारत में प्रचलित था। जो चांदी का सिक्का था, जो चांदी के सिक्के थे, वो प्रायः पश्चिमी भारत में प्रचलित था। पश्चिमी भारत में क्या था, वह प्रचलित था। पश्चिमी भारत में प्रचलित था। तो आइए हम लोग चलते हैं, आगे देखते हुए चलते हैं। तो इसमें देखिए, भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था। भारत में, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग पढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने चलाया। जो भारत में सबसे पहला स्वर्ण सिक्के थे, वह हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। ठीक है। सर्वाधिक युद्ध स्वर्ण मुद्राएं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चल दिए हैं। सर्वाधिक युद्ध शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी किया था।
ठीक है, गुप्तों ने जारी की। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं इसी कई गणराज्यों जैसे पांचाल, मालवा, यौधेय का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर सामने आया है। कई गणराज्यों जैसे पांचाल हो गया, मालवा हो गया, यौधेय हो गया का पूरा इतिहास सिक्कों पर आधार पर सामने आया है। जो कि इनका शासनकाल किस लिए पता चलता है, इनके सिक्के से इनके शासनकाल का पता चलता है कि इनके साक्ष्य के बारे में पता चलता है कि इनका राज्य कैसा था। ठीक है, जबकि हर्ष, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहारों ने सिक्के नगण्य संख्या में प्राप्त हुए हैं। नगण्य मतलब असंख्य, मतलब उसको गिना नहीं जा सकता, उतने ज़्यादा पाए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और आगे चलते हुए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत के विभिन्न भागों विशेषकर अरिकामेंड में रोमन सिक्के काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर अरिकामेंड में रोमन के सिक्के काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अभी तक तो हम लोग सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य है। उसी में पुरातात्विक साक्ष्य में स्मारक और भवन भी आता है। ठीक है, स्मारक और भवन भी आता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, स्मारक और भवन। क्या स्मारक और भवन, जैसे कि सबसे पहला क्या है, स्तूप है। स्तूप कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्तूप होता है, ऐसे बना रहता है। ठीक है, स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। स्तूप की पहली चर्चा कहाँ पर मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुआ था। 4 से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से हुआ था। मंदिर निर्माण की नगर वेसर द्रविड़ शैलियाँ प्रचलित थीं। मंदिर निर्माण की नागर वेसर द्रविड़ शैलियाँ प्रचलित थी। ठीक है, मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हो चुका था। जो मंदिरों का निर्माण होता था वह गुप्त काल से ही प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, जो मंदिरों का निर्माण था वह गुप्त काल से ही प्रारंभ हो चुका था। पटना के कुम्हार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पटना के जो कुम्हार हैं, कुम्हार मतलब जो कि पॉट वॉट बनाते हैं, जैसे कि बर्तन, ये सब मिट्टी के बर्तन जो लोग बनाते हैं उन्हें के ही कुम्हार कहते हैं। तो ये जो पटना में कुम्हार हैं, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद है के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक ने बाबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें
जीवक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया था। ठीक है, जो अशोक ने बाबर की पहाड़ी बराबर लिखा है। ठीक है, बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया था। ठीक है, ये गुफाएं थी सुदामा गुफा। इसमें कौन सा गुफा का नाम है? ठीक है, गुफा का नाम दिए गए हैं। सबसे पहले गुफा का नाम क्या था? सुदामा गुफा। ठीक है, कर्ण चौपड़। ठीक है, और विश्व झोपड़ी के नाम से ये सब क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, ये 3 गुफाएं अशोक ने बनवाया था बराबर की पहाड़ी पर। ठीक है, 3 गुफाएं हैं जिनका नाम है सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने अशोक के उत्तराधिकारी जो थे उनका नाम क्या था? दशरथ था। उन्होंने, ठीक है, ने भी लोमस ऋषि तथा गोपिका नामक गुफाओं का निर्माण नागार्जुनी पहाड़ी में कराकर आजीविका साधुओं को दान में दिया था। ठीक है, जो अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ था उन्होंने लोमस ऋषि और गोपिका नामक गुफाओं का निर्माण नागार्जुनी पहाड़ी में कराकर आजीविका साधुओं को दान दिया था। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये स्मारक और भवन वाला टॉपिक चल रहा है जो कि पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर। जो कंबोडिया है, कंबोडिया एक देश है, उसमें जो अंकोरवाट मंदिर है तथा जावा भी एक देश है। ठीक है, जावा के बोरोबुदुर मंदिर से भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का पता चलता है। ठीक है, कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर तथा जावा के बोरोबुदुर मंदिर से भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का पता चलता है। बोरोबुदुर मंदिर जो है, मंदिर का निर्माण संभवतः 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, जो बोरोबुदुर मंदिर है उसका संभवतः 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने ये वाला टॉपिक। स्मारक और भवन के बारे में हम पुरातात्विक साक्ष्य में पढ़ चुके हैं, जो कि अभी हमारा अभिलेख शिलालेख हो चुका है, सिक्के के बारे में हो चुका है, स्मारक और भवन के बारे में हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पॉइंट के बारे में। अब हमारा क्या है, अब हम लोग मूर्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, मूर्तियाँ और चित्रकला क्या पढ़ेंगे? कौन सा टॉपिक है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य में? मूर्तियाँ और चित्रकला के बारे में है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो उसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होने लगा। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित, जो कुषाण काल था, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होने लगा था कुषाण काल में। बौद्ध धर्म से संबंधित, जिन पर विदेशी प्रभाव
देखा जा सकता है, जिन पर विदेशी प्रभाव क्या क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बौद्ध के प्राचीनतम मूर्तियाँ गांधार कला में बनाई गई हैं। ठीक है, जो बौद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं वह कहाँ पर बनाई गई हैं? गांधार कला में बनाई गई हैं। ठीक है, भरहुत, बोध गया, सांची तथा अमरावती से प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, बौद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो भरहुत, बोध गया, सांची तथा अमरावती से प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण की गांधार तथा मथुरा निर्माण कला प्रचलित थी। ठीक है, गुप्त काल से में मूर्ति निर्माण और गांधार तथा मथुरा निर्माण कला प्रचलित थी। ठीक है, गांधार कला पर यूनानी प्रभाव अधिक व्यापक था। ठीक है, जो गांधार कला था उस पर यूनानियों का प्रभाव जो था वह अधिक व्यापक था। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अजंता की गुफाओं। अजंता की नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, अजंता की गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, के चित्र प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। ठीक है, इनमें गुप्तकालीन चित्र अत्युत्कृष्ट है। ठीक है, बाघ की गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन है। ठीक है, विदेशियों के वृत्तांत के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। विदेशियों के वृत्तांत, विदेशियों के यात्रा वृत्तांतों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, विदेशियों के यात्रा वृत्तांतों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे यूनान रोम के लेखक, चीन के लेखक, अरब के लेखक। ठीक है, ये 3 नाम से रखा गया है, यूनान के लेखक, चीन के लेखक, अरब के लेखक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनान रोम के लेखक। ठीक है, यूनान रोम के लेखक जो हैं जैसे हेरोडोटस जो हैं, हेरोडोटस तथा टीसियस। ठीक है, क्या नाम है? हेरोडोटस तथा टीसियस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार थे। ये क्या थे? सबसे पुराने इतिहासकार थे। हेरोडोटस को हिस्ट्री का वो भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया गया है। इनकी रचनाओं में कल्पित कहानियों का स्थान दिया गया है। टीसीएस ईरान के राजवैद्य था। जो टीसीएस था वह ईरान का क्या था? राजवैद्य था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं यूनान रोम के लेखक के बारे में। नियाकर्स अनेसिक्रिटस। ठीक है, नियाकर्स अनेसिक्रिटस एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ आए थे। ये जो 3 नाम दिए गए हैं, नियाकर्स, अनेसिक्रिटस,
एरिस्टोबुलस, ठीक है, ये सिकंदर के साथ क्या किए थे, आए थे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। जो मेगस्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का क्या था, राजदूत था। उसने इंडिका की रचना की है। मेगस्थनीज जो थे सेल्यूकस के दरबार का जो राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस नामक व्यक्ति था, जो वह क्या था, राजदूत था। उसने इंडिका की रचना की थी ठीक है, इंडिका बुक है, इंडिका। इसमें मौर्यकालीन समाज तथा प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण मिलता है, ठीक है। इस इंडिका नामक बुक जो है, इसमें मौर्यकालीन समाज और प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसका विवरण मिलता है, लिखित प्रमाण मिलता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है। अज्ञात ये किसी वो है, किताब उताब है, ठीक है। जो अज्ञात यूनानी, उसका उस लेखक का नाम ही नहीं है, लेखक की रचना है। जो मिस्र में आकर बस गया था, जो मिस्र में आकर क्या किया था, बस गया था। उसने 80 ईस्वी में, ठीक है, 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी। 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट की जो वो उसने क्या किया था, यात्रा किया था। उसके विवरण में बंदरगाहों के उल्लेख के साथ साथ आयात निर्यात के वस्तुओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। ये पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक था, जो कि मिस्र में आकर वह क्या किया था, बस गया था। और 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट की यात्रा की इसने। और उसमें जो ये लिखा था, क्या क्या भारत के बारे में क्या क्या लिखा था, जो भारत के बंदरगाह हैं के साथ साथ आयात निर्यात वस्तुओं के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिया है, टॉलेमी ने जियोग्राफिका 140 ईस्वी की रचना की, ठीक है। जिसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का विवरण मिलता है, ठीक है। जो टॉलेमी ने जियोग्राफिका 140 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, रचना किया था। टॉलेमी जिसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का विवरण किया था, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। जो प्लिनी नाम के एक लेखक थे, जो उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है।
ठीक है। इसमें भारत के विविध पक्षों का उपयोगी विवरण किया है। ठीक है। इसकी रचना पहली सदी ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पहली सदी ईस्वी में हुआ था। स्ट्रैबो एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार थे। जो स्ट्रैबो नाम के लेखक थे, वो एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार था। ठीक है, जिसने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। जिसने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हमारा ये थर्ड वाला पेज नंबर जो कि वह ख़त्म होता है। तो हमारा अभी फर्स्ट पेज नंबर, सेकंड, थर्ड पेज नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं विदेश के वृत्तांत, जिसमें इसमें तीन लेखक थे। यूनान, रोम के लेखक, चीन के लेखक, अरब के लेखक। तो अभी हम लोग यूनान के लेखक के बारे में, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से यूनान के लेखक आए थे हमारे भारत के बारे में विवरण दे के गए हैं यहाँ पर 7-6। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी इसमें कुछ पॉइंट और बाकी है जो कि हम फोर्थ वाले पेज नंबर में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अब एंड करेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे टारगेट यूपीएससी चैनल में। धन्यवाद गाइस। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग को अरिहंट जो बुक है उसमें का पूरा सामान्य ज्ञान आपको प्राप्त करवाया जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।